नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर पे। और आज हम बात करने वाले हैं एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक नाम से आपको पता लग रहा होगा कि स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब कि किसको फाइनेंस करता है, स्मॉल इंडस्ट्री को, या आप बोल सकते हैं कि एमएसएमई को ज़्यादा फोकस है इसको फाइनेंस करने का। तो जितने भी छोटे बिजनेस हैं उसको ये जो है फाइनेंशियली हेल्प करता है, और वहीं से इसको जो मेन मैक्सिमम कोर इनकम है वहीं से प्राप्त होती है। तो अगर पिछले 5 सालों की अगर परफॉर्मेंस इसकी चेक की जाए तो वो डिसेंट है। कंपनी के फाइनेंशियल देखे जाएँ वो भी काफ़ी ज़्यादा डिसेंट है। तो यहाँ पर 5 साल का मैंने चार्ट पैटर्न ओपन किया है, तो आप यहाँ देख सकते हो 2017 से जब ये एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक ये लिस्ट हुआ है, इसने काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी हुई है। बीच में कोविड रीज़न से ये गिरा भी था स्टॉक, और फिर से ये स्टॉक जो था 1350 के आसपास का इसका जो है 52 वीक्स हाई जो था इसका गया हुआ था। अब बात करते हैं कि पिछले दिन जब ट्रेडिंग आवर थे तब ये करीब 11% के आसपास जो है हमें गिरता हुआ नज़र आया था। तो उसका एक कारण था कि 30 अप्रैल को जो था इसका रिज़ल्ट शो हुआ था। तो रिज़ल्ट इसके तो इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं थे, पर बोल सकते हैं कि एवरेज ठीक ही थे रिज़ल्ट। क्योंकि अगर इस पीरियड की बात की जाए, कोविड पीरियड की, पेंडेमिक पीरियड की बात की जाए, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बैंक्स को नुकसान भी हुआ है। क्योंकि उनके एनपीएस की अगर बात की जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आरबीआई के सामने अब एक ही जो है कंडीशन है कि वो इन एनपीएस को कैसे कम करे। तो एनबीए का लोड हर बैंक पर हमें जो है इक्वल रूप से देखने को मिल रहा है, और यस बैंक पर यही कारण है कि यस बैंक का इतना ज़्यादा जो है एनपीए है। पर यस बैंक का भी 30 अप्रैल को रिजल्ट आया, तो उसका जो टोटल लॉस है वो 3700 करोड़ के आसपास का जो है Q4 का लॉस दिखाया जा रहा है। तो अगर बात की जाए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसमें कोई लॉस तो नहीं दिखाया, पर अगर इसके एनपीए की बात की जाए तो वो इस क्वार्टर में जो है 3 गुना हो चुकी है। तो मेन कारण क्या है कि एनपीए 3 गुना हो चुकी है? तो आपको पता है पेंडेमिक पीरियड चल रहा है, और जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं वो जो लोन है उसको रीपे नहीं कर पा रही हैं। तो यहाँ पर हम इस बैंक के सामने एक ही कंडीशन है कि वो जो रीपे की डेट है वो एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि जितने भी इंडस्ट्रियल हैं वो लोन का रीपे नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमने जो है फाइनेंशियल रिजल्ट ओपन किया है Q4 का। साथ में ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन भी है इसमें, तो हमें जो है समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर मेन जो इनकम्स है वो है इंटरेस्ट से मिलती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इंटरेस्ट इनकम पिछले क्वार्टर के मुकाबले जो है अच्छी थी, पर अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखी जाए तो वो कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है यहाँ पर हमें जो है देखने को मिल रहा है। साथ में सेकंड अगर बात की जाए कि अदर्स इनकम की, तो अदर्स इनकम यहाँ से देख सकते हो आपकी इस क्वार्टर की और पिछले क्वार्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा फ़र्क हमें देखने को मिल रहा है। तो पिछले हिसाब से इसमें ज़्यादा फ़र्क इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि पिछले क्वार्टर में जो था इस कंपनी में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट जो थी सोल्ड की थी, तो उस जो इन्वेस्टमेंट सोल्ड करने से उसको जो इनकम हुई थी, तो वो पिछले क्वार्टर में जो है इसकी बैलेंस शीट में दिखी गई। पर इस क्वार्टर की बात की जाए तो इसमें कोई भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड नहीं किया जहाँ से उनको कोई इनकम जनरेट हो। तो इसी कारण से जो है यहाँ पर अदर इनकम में जो ये कमी नज़र आ रही है। साथ में अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो क्वार्टर बेसिस पर आप यहाँ पर नेट प्रॉफिट देख सकते हो कि पिछले बार 480 करोड़ के आसपास जो था, जो नेट प्रॉफिट था देखा गया था। और अगर इस बार की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि 168 करोड़ के आसपास जो है नेट प्रॉफिट देखा जा सकता है। तो नेट प्रॉफिट में जो है गिरावट देखने को मिली ही है। पर अगर एयर ऑन एयर बेसिस की बात की जाए तो ये भी गिरावट जो है मायने रखती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट जो है इस साल भी करीब 40 से 45% जो है हायर मिला हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट की अगर बात की जाए तो वो था 674 करोड़ के आसपास। तो और अगर इस साल की बात की जाए तो वो है 1170 करोड़। ठीक है, ये सारी जो भी टर्म्स हैं वो इन लैक्स में हैं, तो मैं इसको कन्वर्ट करके आपको बता रहा हूँ करोड़ में, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पर रिज़ल्ट अगर नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो वो अच्छे हैं पिछले ईयर के मुकाबले में। पर अगर यहाँ पर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की भी बात की जाए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी होने की वजह से जो था इसको फंड रेज करने में आसानी रही। तो जो फंड रेज करने में इसको सहूलियत मिल रही है, उसके कारण हमें इसमें कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है मेंटेन होता अच्छा नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर अगर पिछले साल के मुकाबले इस साल का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो देखा जाए तो पिछले साल जो था करीब 22% था, तो इस बार करीब 23.5%, करीब 1.5% का जो है इजाफा देखा गया है इसमें। साथ में अगर बेसिक अर्निंग पर शेयर की बात की जाए तो पिछले साल के मुकाबले इस साल जो है अर्निंग पर शेयर जो है काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। 22 था पिछले साल में, और इस साल जो है 38 के आसपास जो है देखने को मिल रहा है ये। और सामने अगर ग्रोस एनपीएस की बात की जाए तो यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट था कि जो पिछला क्वार्टर था, इसका जो Q3 था, तो वहाँ पर आरबीआई की गाइडलाइन थी कि आपको जो ग्रोस एनपीए वो जो है प्रेजेंट नहीं करना है इन्वेस्टर्स के साथ। तो यहाँ पर जो एनपीए में जो था हमें ठीक वैल्यू जो थी नज़र नहीं आई थी, जो कि यहाँ पर 30,273 लाख के
पास जो है हमें देखने को मिली थी। पर इस बार जो है वो ऐसा कोई गाइडलाइन आरबीआई की नहीं थी, तो उन्हें अपना जो भी एनपीए था, ग्रोस एनपीए, वो पूरा शो करना था। तो यहाँ पर हमने जो है उसी की वजह से जो है एनपीए जो है यहाँ पर बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो अगर पिछले साल के मुकाबले अगर इस साल की बात की जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि पिछले साल जो था एनपीए था 457 करोड़ था, और इस साल अगर बात की जाए तो वही एनपीए बढ़ के जो है 1500 करोड़ के आसपास जो है पहुँच गया है। साथ में अगर बात की जाए नेट एनपीए की, तो यहाँ पर आप नेट एनपीए में भी चेंज देख सकते हो कि अगर पिछले साल 0.81% था जो नेट एनपीए था, और इस साल जो है वही नेट एनपीए जो है 2.18 जो है पहुँच गया है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप यहाँ पर सामने देख सकते हो करीब 3 गुना हम बोल सकते हैं कि जो नेट एनपीए है वो 3 गुना हो चुका है। तो इसके अब मैंने पहले आपको बताया कि जो लोन रिपेमेंट नहीं मिल पा रही है कंपनी को, रिकवरी नहीं हो पा रही है लोन की, तो उसकी वजह से जो है ये एनपीए जो है बढ़े हुए हैं इतने। पर जैसे जैसे पेंडेमिक हमें वीक होता नज़र आएगा, उसी तरह जो है इनकी रिकवरीज भी फास्ट हो जाएंगी, और जिसकी वजह से हमें अगले क्वार्टर या उससे अगले क्वार्टर तक जो है अच्छा एनपीए एक मेंटेन होता नज़र आएगा इसमें। तो बेस्ट बात ये देखने को मिल रही है कि जो प्रोविज़न थे एनपीएस को लेकर वो पिछले साल के मुकाबले जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे बढ़ाए गए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 231 करोड़ का पिछले साल का हम देख सकते हैं कि जो प्रोविज़न थे वो बनाए गए थे। पर इस साल की बात की जाए तो वही 568 करोड़ की जो है एनपीएस के लिए प्रोविजनिंग की गई है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है कि प्रोविजंस कर रहे हैं कंपनी वाले, ताकि उन्हें इन फ्यूचर कोई जो है नेगेटिव सीक्वेंस देखने को ना मिले उनके स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स अगर टोटल बात की जाए इसकी स्टॉक्स की, तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, वेल परफॉर्मिंग है, और इन फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी दे सकता है। क्योंकि अगर पिछले साल के मुकाबले अगर ग्रोथ की बात की जाए तो वो 45% का जो CAGR की रेट है वो उससे जो है परफॉर्मेंस अच्छी दे रहा है। तो 45% मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर रिलायंस की बात की जाए तो रिलायंस की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि इस बैंक की रिटर्न्स इतने अच्छे देखे जा रहे हैं। तो 45% काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स है। CAGR ग्रोथ जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखा जा रहा है इस बैंक में। तो अगर इन्वेस्टमेंट की मुकाबले अगर बात की जाए तो हम चलते हैं पहले शेयर वैल्यू पर इसके। तो यहाँ पर अगर ऑल टाइम हाई की बात की जाए तो वो था 1355 तो 1355 रुपये का जो इसने 52 वीक हाई लगाया था, और उसके बाद से हमें जो है क्लोजिंग वैल्यू 1000 रुपये की जो है देखने को मिल रही है। तो अगर अजमेर लगाया जाए तो ये करीब 20 से 22% के आसपास जो है स्टॉक गिरा हुआ है। तो अगर इसमें अगर इन्वेस्ट करने की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा टाइम है इसमें इन्वेस्ट करने का, क्योंकि और भी बैंकिंग सेक्टर है जो इस टाइम पर जो है थोड़ा उसकी परफॉर्मेंस में एवरेज परफॉर्मेंस कर रहे हैं। क्योंकि HDFC बैंक की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, तो इनमें भी काफ़ी ज़्यादा अभी हमें गिरावट जो है देखने को नज़र आ रही है। अगर HDFC की बात की जाए तो उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो जिसकी वजह से उसमें ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिल रही है। फिर भी अगर ऑल टाइम हाई की बात से अगर देखा जाए तो उसमें भी करीब 10 से 12% की गिरावट जो है देखने को मिल रही है। साथ में अगर बात की जाए कि हमारी इकोनॉमिक की, तो इकोनॉमिक की कंडीशन भी उतनी अच्छी नहीं है, रिकवरीज नहीं हो रही हैं, तो इसलिए NPAs जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो ये मेन कारण है NPA बढ़ने का, क्योंकि रिकवरीज नहीं हो रही हैं, क्योंकि जितने भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, वहाँ से रिकवरी होना काफ़ी मुश्किल है। उनका खुद ही रिकवरी मनी देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको पता ही है कि इकोनॉमिक की कंडीशन क्या है। उनकी खुद के ही जो है कैश फ्लो इतना कम है, तो वो कहाँ से जो है ये जो इनकी रिकवरीज देंगे। तो यहाँ पर RBI को मेरे को लगता है सामने आना चाहिए, और इसके लिए एक दो कंडीशंस बनानी चाहिए कि कब तक जो है इनके जो है NPAs जो है इसमें क्लियर होंगे। तो साथ में मेरे को लगता है कि अगर RBI इसका पूरा रोड मैप क्लियर करती है तो हो सकता है कि अगले 1 साल में या तक जो है NPAs जो है सभी बैंकों के हमें कम होते हुए नज़र आते हैं, येस बैंक को छोड़ के, क्योंकि येस बैंक को जो है केस वो कुछ अलग केस है। ठीक है, तो येस बैंक पर भी हम फिर कभी बात करेंगे कि उनके NPAs को कम करने की क्या क्या कंडीशंस है येस बैंक के पास, और किन किन तरीक़ों से जो है उसके NPAs को कम किया जा सकता है। क्योंकि अभी वो जो ARC से NPA कम करने की बात करें तो वो उस पर जो है RBI ने अपनी जो है मनाही जताई हुई है। तो उसकी बात करेंगे किसी नई वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आपको ऐसे ही लर्नेबल वीडियोस मिल सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।